कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक रशियन हाई सिक्योरिटी प्रिजन से, जहां दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को कैद करके रखा जाता है। यहां हम एक लंबा घने बालों वाला कैदी देखते हैं जो जेल के गंदे बाथरूम साफ करने पर मजबूर है। उसका जुर्म इतना संगीन था कि कोर्ट ने उसे उम्र कैद सुना दी थी। एक दिन जब वो अपना काम कर रहा होता है तो एक आदमी वहां से गुजरता है और उसकी जेब से कुछ पैसे गिर जाते हैं। कैदी उसे आवाज देता है कि अपने पैसे उठा लो, लेकिन वो आदमी बेपरवाही से कहता है कि तुम रख लो। ये बात सुनते ही उस कैदी के अंदर का गुरूर भड़क उठता है। वो पैसे जमीन पर फेंककर अपने पांव तले कुचल देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन उसे पैरोल ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसकी पैरोल रिजेक्ट हो चुकी है और अब वो अगले 15 साल तक दोबारा अपील भी नहीं कर सकता। ये सुनकर बॉयका टूट सा जाता है, लेकिन फिर भी अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता। बॉयका असल में एक जबरदस्त फाइटर होता है जो जेल के अंदर इलीगल फाइट्स लड़कर सबको हरा चुका होता है। सालों तक कोई उसे हरा नहीं पाता, लेकिन फिर एक दिन एक अमेरिकन फाइटर उसे बुरी तरह शिकस्त देता है और उसका पांव तोड़ देता है। तब से बॉयका एक टूटी हुई जिंदगी जी रहा होता है। फिर भी वो रोजाना सख्त ट्रेनिंग करता है, अपने जख्मी पांव को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन चोट इतनी गहरी होती है कि वो कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। इसी दौरान एक आदमी गागा उससे मिलने आता है। वो उसकी हालत देखकर कहता है कि तुम जैसा फाइटर इस तरह जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है, ये देखकर बुरा लगता है। वो ऑफर देता है कि उसे एक बेहतर जेल ट्रांसफर करवा दे, जहां उसे लाइब्रेरी का काम मिलेगा। लेकिन बॉयका इनकार कर देता है और कहता है कि अगर सच में मदद करनी है तो उसे दोबारा रिंग में उतारो, क्योंकि वो लड़ना चाहता है। गागा समझ जाता है कि बॉयका अंदर से टूट चुका है और शायद मौत को गले लगाना चाहता है। अगले दिन जेल में एक और इलीगल फाइट होती है, जहां कैदियों पर पैसे लगाए जाते हैं। एक ब्रूटल फाइट के बाद जब एक फाइटर जीत का जश्न मना रहा होता है, तभी बॉयका आता है और उस पर गंदा पानी फेंककर उसे चैलेंज करता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गागा उन्हें रोक देता है और कहता है कि अगर ये लड़ना चाहता है तो लड़ने दो। फाइट शुरू होती है और सामने वाला फाइटर बॉयका के जख्मी पांव को टारगेट करता है, लेकिन बॉयका अपनी स्ट्रैटेजी और हिम्मत से उसे हर मूव में मात देता है। आखिरकार वो सबको हैरान करते हुए उस फाइटर को नॉकआउट कर देता है। इस जीत के बाद बॉयका को एक और ज्यादा डेंजरस जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स को लाया जाता है। यहाँ की असली दहशत ऊंची दीवारों से नहीं, बल्कि उस जेल के जालिम वार्डन से होती है। जैसे ही बॉयका वहां पहुंचता है, उसे पकड़कर वार्डन के सामने लाया जाता है। वहां और भी फाइटर्स मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से उठाकर लाए गए होते हैं। वार्डन सबको एक ही पैगाम देता है, यहाँ सब बराबर है, कोई खास नहीं, और ये जगह जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। अगले ही दिन उन सबको पत्थर तोड़ने के लिए खदान में भेज दिया जाता है। यहाँ एक अमेरिकन फाइटर टर्बो अपनी शिकायत करता है कि वो मजदूर नहीं बल्कि फाइटर है। उसकी बातों पर बॉयका गुस्सा होता है, लेकिन चुप रहता है। जल्द ही दोनों के दरमियान तनाव बढ़ता है, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं और वार्न करते हैं कि रिंग के बाहर लड़ाई की तो सीधा गोली मार दी जाएगी। इसी जेल में एक और फाइटर मार्को होता है जो बाकी सबसे मुख्तलिफ होता है। जब सब लोग खून पसीना बहा रहे होते हैं, वो आराम से बैठा होता है, क्योंकि वो वार्डन का फेवरेट होता है। उसकी ताकत का राज उसकी ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक खतरनाक स्टेरॉइड होता है जो उसे लगभग अजेय बना देता है। ये सब देखकर अंदाजा हो जाता है कि आने वाली फाइट्स सिर्फ जीत या हार की नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की होंगी। इस खौफनाक जेल में हर रोज जिंदगी और मौत का खेल खेला जाता था। कैदियों से दिन भर पत्थर तुड़वाए जाते, उन्हें भूखा रखा जाता, थकाया जाता, ताकि रिंग में वो कमजोर होकर लड़े और लोग उन पर पैसे लगाकर मजे लें। लेकिन इन सब के बावजूद बॉयका और टर्बो हार मानने वालों में से नहीं थे। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ रहना होगा। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जब सब थक कर गिर जाते, तब भी ये दोनों ट्रेनिंग करते। पत्थर उठाते वक्त एक्सरसाइज, चलते वक्त बैलेंस ट्रेनिंग और रात को चुपकर प्रैक्टिस, ये सब उनकी रोज की रूटीन बन चुकी थी। टर्बो एक दिन बॉयका के जख्मी पांव को देखता है और जंगल से एक जड़ी बूटी लाकर उस पर लगाता है, जिससे धीरे धीरे बॉयका के पांव को आराम मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ से दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। दूसरी तरफ मार्को को हर तरह की ऐश मिल रही होती है, अच्छी डाइट, अलग ट्रेनिंग और स्टेरॉइड इंजेक्शंस, ताकि वो फाइनल जीत सके और सब लोग पैसे जीत सके। ये पूरा सिस्टम फिक्स्ड होता है और सब चाहते हैं कि फाइनल मार्को ही जीते। फाइट का दिन आता है और बॉयका का मुकाबला ब्राजील के एक फाइटर सिल्वा से होता है। सिल्वा एक ईमानदार फाइटर होता है। वो जानता है कि बॉयका का पांव जख्मी है, लेकिन वो जानबूझकर उस पर अटैक नहीं करता, क्योंकि वो ईमानदारी से जीतना चाहता है।
फाइट बहुत जबरदस्त होती है, दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन आखिर में बॉयका उसे पकड़कर जकड़ लेता है और सिल्वा खुद हार मान लेता है। बॉयका उसकी इज्जत करता है और उसे गले लगाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जो फाइटर हार जाता है उसे बाद में जिंदा नहीं छोड़ा जाता। सिल्वा को भी बाकी हारने वालों की तरह रास्ते में ले जाकर मार दिया जाता है। जब बॉयका को ये सच पता चलता है तो उसे समझ आता है कि ये सिर्फ फाइट्स नहीं बल्कि मौत का गेम है, जहां सिर्फ एक आदमी जिंदा बाहर निकलेगा। इसी बीच टर्बो और बॉयका की फिर से लड़ाई हो जाती है और गार्ड्स उन्हें पकड़कर 2 दिन के लिए अंधेरी कैद में डाल देते हैं, जहां न पानी होता है, न खाना, न बैठने की जगह। 2 दिन के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी हालत बहुत खराब होती है। मैनेजर्स वार्डन से शिकायत करते हैं कि उनके फाइटर्स को इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, लेकिन वार्डन हंसता है और कहता है कि हम चाहते हैं कि वो हार जाएं। तभी असली माइंड मास्टर आता है और कहता है कि सब लोग अपने पैसे मार्को पर लगाओ, क्योंकि जीतेगा वही। ये सब सुनकर पता चलता है कि ये पूरा सिस्टम फिक्स्ड है और सब लोग पैसे के लिए फाइटर्स को मरवा रहे हैं। बॉयका और टर्बो अब समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो भी मार दिए जाएंगे। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि टर्बो को यहाँ से भगाना होगा ताकि कम से कम एक आदमी तो जिंदा बच जाए। एक रात बॉयका चुपकर टर्बो की जंजीरें तोड़ने लगता है, लेकिन गार्ड्स देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। बॉयका अकेला सब गार्ड से लड़ता है, उन्हें गिरा देता है और टर्बो को आजाद कर देता है। टर्बो भाग निकलता है, लेकिन बॉयका पकड़ा जाता है और उसे बहुत बुरी तरह मारा जाता है और अंधेरी कैद में फेंक दिया जाता है। वार्डन उसे बताता है कि फाइनल फाइट अब मार्को और बॉयका के बीच में होगी और इस बार वो इंश्योर करेगा कि बॉयका हारे। फाइनल फाइट का दिन आता है, सब लोगों ने पैसे मार्को पर लगाए होते हैं। फाइट शुरू होती है और शुरू में दोनों बराबर लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे मार्को स्टेरॉइड की वजह से ज्यादा ताकतवर हो जाता है और बॉयका को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। वो बॉयका के जख्मी पांव को पकड़कर मारता है, उसे रिंग से बाहर फेंक देता है और सबको लगता है कि बॉयका हार गया। लेकिन बॉयका अपनी पुरानी जिल्लत भरी जिंदगी याद करता है। बाथरूम साफ करना, लोगों की जलील बातें, टूटा हुआ पांव, ये सब उसे दोबारा खड़ा होने की ताकत देता है। वो दोबारा उठता है और इस बार वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए लड़ता है। वो मार्को को घुटनों पर गिरा देता है और आखिर में उसी टेक्निक से उसकी टांग तोड़ देता है जिस टेक्निक से कभी उसकी टांग तोड़ी गई थी। मार्को उठ नहीं पाता और बॉयका फाइट जीत जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली इम्तिहान अभी बाकी था। बॉयका की जीत ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। लोग जो समझ रहे थे कि सब कुछ फिक्स्ड है, अब उनकी आंखों के सामने एक ऐसा फाइटर खड़ा था जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ जीता था बल्कि अपनी टूटी हुई जिंदगी पर भी जीत हासिल कर चुका था। लेकिन वार्डन के प्लान्स अभी खत्म नहीं हुए थे। उसने फैसला किया कि बॉयका को जिंदा नहीं छोड़ना ताकि उसकी जेल का राज कभी बाहर ना जा सके। बॉयका को एक सुनसान जगह ले जाया जाता है जहां उसे मारने का प्लान होता है, लेकिन उसी वक्त टर्बो वापस आ जाता है। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देता है और वहां मौजूद गार्ड्स को खत्म कर देता है। दोनों मिलकर वहां से निकलते हैं और एक गाड़ी तक पहुंचते हैं जहां उनका इंतजार कर रहा होता है गागा। गागा जो सिर्फ पैसों का भूखा था, लेकिन बॉयका की जीत ने उसे भी मानने पर मजबूर कर दिया कि ये आदमी असल में दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर है। इस जीत से गागा ने बहुत पैसा कमाया और बॉयका को भी एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल गया। कुछ सालों बाद बॉयका एक दूसरे मुल्क में एक नई जिंदगी जी रहा होता है। अब वो इलीगल फाइट से दूर रहता है और सिर्फ वही मैचेस लड़ता है जहां रूल्स हो, जहां इज्जत हो। वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा चैरिटी में देता है और एक सीधी जिंदगी जीने की कोशिश करता है। लेकिन उसके अंदर का फाइटर अब भी जिंदा होता है। एक दिन उसका मैनेजर उसे बताता है कि एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट होने वाला है और उसका नाम भी सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका है। बॉयका के लिए ये एक सपने जैसा होता है, क्योंकि अब वो दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाना चाहता है। सिलेक्शन के लिए उसे एक क्वालिफाइंग फाइट लड़नी होती है, जहां उसका मुकाबला विक्टर नाम के एक रशियन फाइटर से होता है। फाइट शुरू होती है और बॉयका अब पहले जैसा नहीं रहा होता। अब वो सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि स्किल और कंट्रोल के साथ लड़ता है। वो हर मूव सोच समझ कर करता है, रूल्स फॉलो करता है और ओपोनेंट को अननेसेसरी डैमेज नहीं देता। लेकिन विक्टर बहुत जिद्दी होता है। वो बार बार गिरकर भी उठता है क्योंकि उसे अपने घर वालों के लिए जीतना होता है। आखिर में बॉयका उसे नॉकआउट कर देता है और मैच जीत जाता है। सब उसकी तारीफ करते हैं, जजेस भी उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। लेकिन जब बॉयका अरीना से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि विक्टर को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और उसकी हालत बहुत सीरियस है। ये देखकर बॉयका परेशान हो जाता है।
रात भर वो सो नहीं पाता और सिर्फ दुआ करता रहता है कि विक्टर ठीक हो जाए। लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि विक्टर जिंदा नहीं रहा। ये खबर बोयका के दिल को चीर कर रख देती है। उसे लगता है कि चाहे वो कितना भी बदल गया हो, उसके हाथों से एक और जान चली गई। उसका ज़मीर उसे चैन से जीने नहीं देता। जब वो विक्टर का सामान चेक करता है तो उसे पता चलता है कि विक्टर का एक छोटा सा फैमिली था जो उस पर डिपेंड करता था। वो ये फाइट सिर्फ पैसों के लिए लड़ रहा था ताकि अपने घर वालों का पेट पाल सके। ये सब जानकर बोयका के अंदर गिल्ट और भी बढ़ जाता है। वो फैसला करता है कि वो विक्टर के घर जाएगा और उनकी मदद करेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना रिस्क में डालनी पड़े। उसका मैनेजर उसे रोकता है और कहता है कि रशिया जाना खतरनाक है क्योंकि वहां अब भी पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर वो पकड़ा गया तो कभी वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन बोयका अब किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसका फर्ज है। वो फेक आइडेंटिटी के साथ रशिया वापस जाता है। वहां पहुंचकर वो विक्टर की वाइफ एल्मा को ढूंढता है जो अपने शौहर की मौत के बाद बहुत मुश्किल जिंदगी जी रही होती है। लेकिन इस कहानी का एक और अंधेरा पहलू भी होता है, एक ऐसा माफिया जो सब कुछ कंट्रोल करता है और अब बोयका उसके निशाने पर आने वाला होता है। रशिया वापस आने के बाद बोयका को पता चलता है कि विक्टर की वाइफ एल्मा एक बहुत मुश्किल जिंदगी जी रही है। उस पर एक डेंजरस माफिया बॉस का कर्ज होता है और उस कर्ज की वजह से उसे जबरदस्ती एक क्लब में काम करना पड़ रहा होता है जहां इलीगल फाइट्स होती हैं। बोयका एल्मा से मिलने की कोशिश करता है लेकिन माफिया बॉस के लोग उसे रोक देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर दोबारा एल्मा के पास आया तो जिंदा नहीं बचेगा। माफिया बॉस बोयका की फाइटिंग देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए वो उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसके लिए रिंग में लड़े तो वो एल्मा का कर्ज माफ कर देगा और उसे आजाद कर देगा। बोयका के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो ये डील मान लेता है। पहली फाइट में बोयका अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा देता है। दूसरी फाइट में माफिया बॉस चीटिंग करता है और एक की जगह 2 फाइटर्स को बोयका के सामने खड़ा कर देता है। बोयका बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसकी कमर में चोट लगती है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और दोनों को हरा देता है। एल्मा अब धीरे धीरे समझने लगती है कि बोयका सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए लड़ रहा है। माफिया बॉस अब डर जाता है और फाइनल फाइट के लिए एक ऐसा मॉन्स्टर फाइटर बुलाता है जिसे क्रशर कहते हैं, जो इतना ताकतवर होता है कि आज तक कोई उसे हरा नहीं सका। फाइनल फाइट शुरू होती है और क्रशर शुरू से ही बोयका पर भारी पड़ता है। वो बोयका को इतना मारता है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन बोयका फिर भी गिर गिर कर उठता रहता है क्योंकि अब ये फाइट सिर्फ जीत की नहीं बल्कि एक औरत की आज़ादी और अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करने की फाइट होती है। आखिर में बोयका अपनी पुरानी टेक्निक यूज करता है। क्रशर के पांव को पकड़कर जोर से मारता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है, फिर उसका हाथ तोड़ देता है और एक जबरदस्त किक मारकर उसे रिंग से बाहर गिरा देता है। क्रशर उठ नहीं पाता और बोयका फाइट जीत जाता है। माफिया बॉस गुस्से में पागल हो जाता है और अपने लोगों को बोयका को मारने का हुक्म देता है। वो लोग बोयका को बेसबॉल बैट से मारते हैं और एल्मा को गन पॉइंट पर ले जाते हैं। बोयका जख्मी होने के बावजूद उठता है और सबसे लड़ता हुआ माफिया बॉस तक पहुंच जाता है। माफिया बॉस एल्मा के सर पर गन रखता है लेकिन एल्मा उसके हाथ को काट लेती है और बोयका मौका पाकर उस पर हमला कर देता है। माफिया बॉस बोयका को गोली मार देता है लेकिन बोयका फिर भी उसे पकड़कर उसका गला दबा देता है और उसे मार देता है। बोयका खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है और ज्यादा खून बहने की वजह से गिर जाता है। वो भाग सकता था लेकिन वो रुकता है क्योंकि वो एल्मा से माफी सुनना चाहता था। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और बोयका को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। 6 महीने बाद बोयका फिर से उसी जेल में होता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक दिन एल्मा उससे मिलने आती है और कहती है कि तुमने मेरे शौहर की इज्जत वापस दिलाई, मेरा कर्ज उतारा और मुझे आज़ादी दी और मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये सुनकर बोयका के चेहरे पर सुकून आ जाता है क्योंकि वो जिस माफी के लिए इतना लड़ा था वो उसे मिल चुकी होती है। फिल्म के आखिर में बोयका को फिर से जेल के रिंग में फाइट के लिए तैयार होता दिखाया जाता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखने के लिए लड़ रहा होता है। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है, एक ऐसे फाइटर की जो सिर्फ रिंग का चैंपियन नहीं बल्कि अपने ज़मीर का भी चैंपियन बन गया था। इतनी देर से देख रहे हो, अब सब्सक्राइब भी कर दो, शर्मा क्यों रहे हो? एक सब्सक्राइब मेरी तरफ से बिरयानी ट्रीट के बराबर है। शुक्रिया।